जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम आपकी लेकर आ चुके हैं विद्याधन स्कॉलरशिप मॉडल पेपर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप लोगों ने अभी तक विद्याधन स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भर दिया होगा, जिसमें यूपी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए 15 जुलाई लास्ट है। तो आप लोग अपना फॉर्म भर सकते हैं। नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी फॉर्म भरने के लिए। साथ में हम आपके लेकर आए हैं विद्याधन स्कॉलरशिप, आपको एग्ज़ाम कैसे पास करना है पूरी आपको गाइडेंस मिलेगी। साथ में उसके मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। साथ में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ, जैसे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपका एक ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा, उसमें आपसे पूछे जाएंगे और वो टेस्ट आपका कैमरे के सामने होगा। क्या होगा? कैमरे के सामने होगा, ये ध्यान रखेंगे। तो इसमें हम लोग आपको 100 रुपीज़ में यानी कि 99 रुपीज़ में आपको क्या क्या दे रहे हैं? आपको हम लोग दे रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ। पर डे आपको मॉक टेस्ट मिलेगा जब तक आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। हम आपको गाइडेंस करें कैसे आपको एग्ज़ाम पास करना है। पूरी गाइडेंस आपको ओनली 99 रुपीज़ में मिलेगी। तो यहाँ पर ये आपको व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, तो विद्याधन स्कॉलरशिप बैच में आप लोग जुड़ सकते हैं ओनली 99 रुपीज़ में। तो अभी जाएं, इस पर व्हाट्सअप करें और जो अपना है सिलेक्शन पक्का करें। ये स्कॉलरशिप रियल है, 100% रियल स्कॉलरशिप है। ये ऑल स्टेट के स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं। ओनली आपके 10th में 80% मार्क्स होने चाहिए, तो आप इस स्कॉलरशिप में आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ऐसे ही आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, उसकी पीडीएफ मिलेगी, उसे आप अच्छे से तैयार कर पाएंगे। साथ में आपको पर डे मॉक टेस्ट मिलेगा, जिससे आप अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। ओनली 99 रुपीज़ में इस बैच में आप लोग जुड़ सकते हैं विद्याधन स्कॉलरशिप बैच में। ये आपको व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आपको इस पर व्हाट्सअप करना है, सीधे लिख देना है विद्याधन स्कॉलरशिप बैच, ज्वाइन करना है। वहाँ पे आपको पेमेंट का प्रोसेस वगैरह सब बता दिया जाए, कैसे आपको जुड़ना है। वहीं पर आपको व्हाट्सएप पर ही आपको पीडीएफ वगैरह जो मॉक टेस्ट है, लिंक आपको डेली प्रोवाइड की जाएगी, वहाँ से आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, गाड़ी द्वारा चली गई दूरी बताई जाती है। तो गाड़ी द्वारा चली गई दूरी बताई जाती है। आपको ऐसे ही 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, मैनोमीटर, सेस्मोग्राफ। और वहाँ पर आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगी। तो आपको जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के हैं, तो वो भी इसकी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो फॉर्म है सीबीएसई, यूपी, आईसीएसई बोर्ड सभी के फॉर्म स्टूडेंट भर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपको गाड़ी किसके द्वारा जिस दूरी बताई जाती है, तो ये ओडोमीटर के द्वारा बताई जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ओडोमीटर से। नेक्स्ट है, निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड का वेग समान रहता है, त्वरण समान रहता है, बल समान रहता है, जड़त्व समान रहता है। तो निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंडों का क्या रहता है? त्वरण समान रहता है। क्या रहता है? त्वरण समान रहता है। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका हो जाएगा, त्वरण समान रहता है। इसके बाद नेक्स्ट है, दो विभिन्न पदार्थों का स्वयं मिलना कहलाता है। तो दो विभिन्न पदार्थों का स्वयं मिलना कहलाता है विसरण। क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। क्या कहलाता है? जब कोई दो पदार्थ स्वयं मिलते, मान लीजिए कोई ए है और ये है, दोनों मिल जाए और मिलकर ए भी बनाए, तो इसे कहते हैं मिश्रण। इस क्रिया को क्या कहते हैं? इस क्रिया को ही हम लोग विसरण कहते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, विसरण। नेक्स्ट है, ठोस, द्रव एवं गैस के अणुओं के बीच की दूरी में कौन सा विकल्प सही है? तो सबसे पहले हम लोग ठोस की बात कर लेते हैं। ठोस में जो अणु होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत पास पास होते हैं। अगर हम लोग द्रव की बात करें तो द्रव की अपेक्षा जो है उसके थोड़े दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं? थोड़े दूर दूर होते हैं। अगर हम लोग गैस की बात करें तो गैस में क्या होता है? अणु बहुत बहुत दूर दूर होते हैं। तो यहाँ पर हमसे कौन सा विकल्प सही है? तो यहाँ पर ठोस एवं द्रव में, गैस में, तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारा ठोस में जो अणु पास पास है, इसके बाद द्रव में उससे दूर दूर है, गैस में सबसे दूर दूर है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठोस, द्रव, गैस। क्योंकि अणुओं के बीच की दूरी की हमसे पूछा गया था, दूरी के संबंध में। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक है।
तो गुप्त ऊष्मा का SI मात्रक क्या है? जूल प्रति है। क्या है? जूल प्रति है। यानी कि प्रति जूल कर लीजिए या फिर जूल प्रति कर लीजिए, दोनों बात एक ही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, जूल प्रति। क्या हो जाएगा? जूल प्रति। इसके बाद नेक्स्ट है स्पंज है। क्या है? स्पंज है। तो स्पंज है, स्पंज क्या है? ठोस है, द्रव है, गैस है, इनमें से कोई नहीं। तो स्पंज क्या है? स्पंज एक ठोस है। क्या है? स्पंज एक ठोस है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ठोस। क्या हो जाएगा? ठोस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, उसकी जो वस्तु या पदार्थ की भौतिक अवस्था नहीं बदलती है। क्या है? उसकी भौतिक अवस्था नहीं बदलती, उसी को हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे लोहे के चूड़ तथा बालू को मिलाना, क्या होगा इसमें? लोहे के चूड़, अगर लोहे के टुकड़े और बालू को मिलाएं तो उसमें क्या होगा कि बालू का रंग बदल जाएगा? क्या नहीं बदलेगा, ना ही लोहा बालू बन जाएगा। उनके जो लोहा लोहा रहेगा, बालू बालू रहेगी, तो उसमें भौतिक परिवर्तन जो है उसके स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पर हो जाएगा लोहे के चूड़ तथा बालू को मिलाना। जैसे लोहे में जंग लगना, आप देखिए जब लोहे में जंग लग जाती है, लोहा पहले मजबूत होता है लेकिन जंग लग जाती तब कैसा हो जाता है? तब वो हो जाता है बिल्कुल बेकार, कमज़ोर हो जाता है। भोजन का पाचन, पहले रोटी होती है, जब पच जाती है तो क्या बन जाता है? मल बन जाता है। मोमबत्ती का जलना, अब देखिए मोमबत्ती में क्या होता है, तो मोमबत्ती जब जलती है तो वो क्या होती है? ऊष्मा बदल जाती है और सारी मोमबत्ती खत्म हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो लोहे के चूड़ को बालू में मिलाना, इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन का क्वथनांक होता है। तो ऑक्सीजन का क्वथनांक होता है -182 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है? -182 डिग्री सेल्सियस होता है इसका क्वथनांक। क्या होता है? क्वथनांक। सॉरी, यहाँ पर माइनस नहीं होगा, प्लस का 182 डिग्री सेल्सियस होगा। इसके बाद है प्राकृतिक में तत्वों की संख्या है। तो प्रकृति में तत्वों की संख्या यहाँ पर आपको 92, 100। तो प्रकृति में तत्वों की संख्या इस समय कितनी है? तो इस समय है 92। कितनी है? 92। इसके बाद नेक्स्ट है तो सल्फर है। क्या है? सल्फर है धातु, अधातु, उपधातु, मिश्रण। तो सल्फर क्या है? तो सल्फर अधातु है। क्या है? सल्फर अधातु है। यहाँ पर हो जाएगा अधातु। इसके बाद नेक्स्ट है निम्न चित्र क्या दर्शाता है। तो यहाँ पर ये चित्र है नहीं तो इसको छोड़ देते हैं। इसके बाद है निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन है। तो वही अब दोबारा ही क्वेश्चन आ गया, लोहे के चूड़ वाला भौतिक परिवर्तन, ये आपको बता ही चुके हैं। इसके बाद है विद्युत आवेशित परमाणुओं का समूह है। तो यहाँ पर परमाणु, अणु, मोल, आयन। तो विद्युत आवेशित परमाणुओं का समूह क्या है? ये आयन है। क्या होते हैं? आयन होते हैं। विद्युत आवेशित परमाणु को समूह को क्या कहते हैं? उसे हम लोग आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, आयन। इसके बाद है फास्फोरस है। तो फास्फोरस है एक परमाणुक है, फास्फोरस द्विपरमाणुक है, तीन त्रिपरमाणुक है, चतुर्परमाणुक है। तो फास्फोरस क्या है? फास्फोरस जो है वो एक चतुर्परमाणुक है। क्या है? चतुर्परमाणुक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा, चतुर्परमाणुक। इसके बाद नेक्स्ट है क्लोरीन परमाणु का औसत द्रव्यमान है। तो क्लोरीन परमाणु का औसत द्रव्यमान कितना है? तो क्लोरीन परमाणु का औसत द्रव्यमान होता है 35.5 होता है। कितना होता है? 35.5 होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, 35.5। इसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन की खोज की। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की गोल्डस्टीन ने, थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने, बोअर ने। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी। किसने की थी? थॉमसन ने की थी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका बी वाला, थॉमसन ने। इसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से लगभग होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से लगभग कितना होता है? तो यहाँ पर कहाँ, ये क्वेश्चन था हमारा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से लगभग 11,837 गुना ज़्यादा होता है। तो इसके बाद है क्लोरीन की संयोजकता है। तो क्लोरीन, आपने क्लोरीन के ऊपर -1 देखा होगा, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाती है?
तो क्लोरीन की संयोजकता हो जाती है एक। कितनी हो जाती है? एक। क्लोरीन की संयोजकता क्या हो जाएगी? एक हो जाएगी। इसके बाद 1H2 या डी को कहते हैं, यानी कि 1H2 या ड्यूटीरियम, ये क्या है? इसे हम लोग ड्यूटीरियम कहते हैं। ये हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। क्या होते हैं? ये हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ड्यूटीरियम। क्या हो जाएगा? ड्यूटीरियम। नेक्स्ट है, बोरबरी के नियमानुसार इलेक्ट्रॉनों को किसी कोष में अधिकतम संख्या होती है। इलेक्ट्रॉनों के किसी कोष में अधिकतम संख्या कितनी होती है? 2n² होती है। बोरबरी के नियमानुसार किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, 2n²। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन की खोज की। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी। किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी। यानी कि थॉमसन भी आपको देखने को मिल सकता है और थॉमसन भी देखने को मिल सकता है, तो आप उससे घबराएंगे नहीं। थॉमसन और थॉमसन एक ही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, थॉमसन ने। नेक्स्ट है, स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से कोशिका को सर्वप्रथम देखा था। तो यहाँ पर स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से कोशिका को सर्वप्रथम देखा था, तो किसने देखा था? तो ये देखा था रॉबर्ट हुक ने देखा था। किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने देखा था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका है। क्या है? कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। यहाँ पर ऑप्शन आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक कोशिकीय जीव है। तो एक कोशिकीय जीव है, यहाँ पर ऑप्शन क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये सभी। तो एक कोशिकीय जीव कौन से हैं? तो एक कोशिकीय जीव ये सभी हैं। क्या हैं? ये सभी हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट है, केंद्रक का पता लगाया था। तो केंद्रक का पता लगाया था रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, एम्स लाइडेन ने, जेई पुरकिंजे ने। तो केंद्रक का पता किसने लगाया था? तो केंद्रक का पता जो है रॉबर्ट ब्राउन ने लगाया था। किसने लगाया था? रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का पता लगाया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य नाम दिया था। तो तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य नाम किसने दिया था? तो ये दिया था जेई पुरकिंजे ने दिया था। किसने दिया था? जेई पुरकिंजे ने तरल पदार्थ को जीव द्रव्य नाम दिया था। तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, जेई पुरकिंजे। क्या हो जाएगा? जेई पुरकिंजे। इसके बाद है, आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाने वाला कोशिकांग है। तो आत्मघाती की थैली के नाम से किसको जानते हैं? तो ये आपको पता होगा, लाइसोसोम को कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, लाइसोसोम। इसके बाद है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? तो किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? तो किस कोशिकांग में पाया जाता है? तो राइबोसोम में डीएनए पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? राइबोसोम कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, राइबोसोम। इसके बाद नेक्स्ट है, कोशिका का बिजली घर किस अंग को कहते हैं? तो कोशिका का बिजली घर आपने बहुत पढ़ा होगा जब आप 9th या 10th में होंगे। तो किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है। तो प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित क्या है? राइबोसोम जो है वहाँ पर प्रोटीन का निर्माण होता है। तो प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित क्या है? तो वो है राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम जो है वो प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है, क्योंकि राइबोसोम में ही प्रोटीन का निर्माण होता है। संश्लेषण का मतलब होता है निर्माण। गाल्जी उपकरण का विवरण अंग है।
विवरण कोशिकांग है। तो विवरण कोशिकांग क्या है? कैमिलोगाल्जी है। क्या है? कैमिलोगाल्जी है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाए गोल्जी उपकरण का विवरण कोशिकांग क्या है? कैमिलोगाल्जी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है त्वरण का एसआई मात्रक है। तो त्वरण का एसआई आपको मात्रक पता होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है त्वरण का एसआई मात्रक। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण का एसआई मात्रक होता है। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं, यानी कि एक्लेरेशन कहते हैं। तो राइट आंसर आपका त्वरण हो जाएगा। इसके बाद है बल का मात्रक होता है। तो बल का मात्रक होता है, तो बल का मात्रक होता है किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है? किलोग्राम प्रति मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है? इंटू सेकेंड स्क्वायर होता है। इसके बाद है संवेग का मात्रक होता है। तो संवेग का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है? किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा संवेग का मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। इसके बाद यदि कोई पिंड संवेग से सीधी रेखा में गतिमान है, यदि इस पर कोई बाह्य बल ना लगे तो बाह्य बल ना लगे तो क्या होगा? तो वेग नियत रहेगा। क्या रहेगा? वेग कांस्टेंट रहेगा, यानी कि वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पर हो जाएगा वेग नियत रहेगा। इसके बाद है दो पिंडों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल निम्न में से किस पर निर्भर करता है? उनके मध्य की दूरी पर, उनके द्रव्यमान के गुणनफल पर, गुरुत्वाकर्षण नियतांक पर, द्रव्यमानों के योग पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द्रव्यमानों के योग पर निर्भर करता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर सॉरी आपको निर्भर नहीं करता है, तो यहाँ पर हो जाए द्रव्यमानों के योग पर, क्योंकि जो जी का सूत्र होता है वो क्या होता है? m1m2 अपॉन आर स्क्वायर। क्या होता है? स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी m1m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये जी कैपिटल जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, m1m2 द्रव्यमान होता है, आर इसके बीच की दूरी होती है। हमसे पूछा है निर्भर नहीं करता, द्रव्यमानों के योग पर निर्भर नहीं करता, उनके मध्य की दूरी पर निर्भर करता है, उनके द्रव्यमानों गुणनफल पर निर्भर करता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक पर भी निर्भर करता है। निर्वात में स्वतंत्रतापूर्वक गिरते हुए पिंड का, तो ये आपको हमने पहले ही ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, त्वरण समान रहता। क्या रहता है? त्वरण समान रहता है। तो यहाँ पर इतने कुछ साइंस की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमने आपके साथ साझा किए। तो आप लोग बैच में ज़रूर जुड़ जाइएगा। 100 रुपीज़ में आपको 10,000 रुपीज़ की स्कॉलरशिप मिल रही है। तो आप लोग इसे एक बार ज़रूर ज्वाइन करिएगा और अपना जो विद्याधन स्कॉलरशिप में है अपना जो है स्थान क्लियर करिएगा। तो आपको इस पर व्हाट्सअप करना है, इस नंबर पे आपको विद्याधन स्कॉलरशिप बैच लिख देना है ज्वाइन, वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा क्या आपको कैसे करना है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।